हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम आकांक्षा देहरी। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान लेके आई हूँ। ये किसका है? किरण का है। ये है किरण का। जब आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, तो चाहे लूसेंट आप पढ़ के जाइए, चाहे ये किरण बुक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी जो नवीन पैटर्न है उसी पे आधारित है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख रहे हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट, इतिहास है, आज़ादी के बाद का भारत है, भूगोल है, भारत के राज्य है, संविधान एवं राज्यसभा, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, यानी सब कुछ है कहने का मतलब है। तो आपने अगर सारी तैयारी कर ली है और अभी आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं और सारा तैयारी आपकी हो गई है, तो एक बार, कुछ ज़्यादा ही पेज नहीं है, बस थोड़े ही पेज हैं, तो सिर्फ आप एक बार इसको जरूर पढ़ के जाएंगे तो आपको रिवीजन तो आपका हो ही जाएगा, आपका फाइनल टचअप हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कुछ भी सेगमेंट छूट रहा है या आपको भूल रहा है तो ये रिकॉल करने में आसान रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, हमारे एग्जाम में वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो पहले से आए हुए होते हैं या बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपके इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। हाँ, तो एक बार इसको जरूर देखकर जाइए, जरूर आप खुद अब बताएंगे कि इससे आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के इतिहास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म व जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत, विविध। तो देखिए, वैसे मैं चाहूंगी कि एक ही वीडियो में पूरी हिस्ट्री कवर कर दूं, लेकिन देखते हैं कितने अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो ये पार्ट वाइज जाएगा। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत भी आधुनिक भारत है। टोटल देख रहे हैं आप, हिस्ट्री का ही केवल 42 पेज है, 42 पेज है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार जरूर पढ़कर जाइए। कुछ नहीं करना, अगर मैंने जो पढ़ा दिया है आपने ईयरफोन लगा लिया, बस आप सुनते जाइए, तो आपके जितने भी फैक्ट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या होगा ना, रिकॉल हो जाएगा। तो ये रिवीजन के लिए मोस्ट बेनिफिट है। आप खुद देखेंगे, अभी एग्जाम होने वाला है पीसीएस का, तो खुद देखेंगे। और अभी आपने देखा आरओ में कितने ज़्यादा फैक्ट पूछ लिए गए थे और मोस्टली स्टूडेंट के गलत भी हुए थे। क्यों गलत हुए थे? क्योंकि जैसे पेपर क्या होता था पिछली बार का कैसे आया था और इस बार का कितना पूछ लिया गया था, फैक्ट पूछ लिया गया था। तो चाहे लूसेंट पढ़ के जाइए, चाहे किरण पढ़ के जाइए, लेकिन पढ़ के जरूर एक बार जाइएगा। तो मेरा सिर्फ यही एक पर्पस था लाने का कि क्या होता है ना, स्टूडेंट लूसेंट है या किरण है, रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसको मैं, ये मोटी वाली किरण नहीं है, ये वन लाइनर है, या आप कह लीजिए एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे कुछ क्वेश्चन, और वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। भारत का इतिहास। तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले कौन सा टॉपिक आएगा? सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस एग्जाम हो, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, एक के नंबर या 2 नंबर से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व से तक। क्या है, कभी कभी डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया रहता है, लेकिन अगर ये आए तो आप यही लगाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही यही मानता है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? कई बार क्वेश्चन पूछा है, सुरकोटड़ा में। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने बार पीसीएस में पूछा गया या डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ओके, अब नेक्स्ट आइए। देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। अभी आपको मैं एक बताऊंगी। देखिए, स्थान से और आपको स्थान दे दिया जाता है और ये सिंधु घाटी स्थल दे दिया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सिलखड़ी। इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग से। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी थे, याद रखिएगा, नगरी नहीं थे, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार पीसीएस में पूछा है कि कपास का उत्पादन कहाँ पे हुआ है? तो सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत मतलब भारत में हुआ था। तो किसने किया था? हड़प्पा वासी ने ही किया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ हुई है? लोथल पे ही है। माप तौल कहाँ हुई है? लोथल में ही है। देखिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि माप तौल, लोथल मतलब क्या बोलते थे उसको? बंदरगाह बोलते थे। तो बंदरगाह में कोई भी सामान आता था तो माप तौल के लेता था, तो आप ऐसे समझ सकते थे कि यहाँ पे खोज हुई है। थोड़ा सा ट्रिक लगा कुछ पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी रहेगी। अब आइए देखते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीले। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं ये कोई ना कोई एग्जाम में आ ही हुए हैं। ठीक है, वही सब है, इसका निचोड़ है, आप कह सकते हो। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? सिंडन। यानी कपास को क्या बोलते हैं? सिंडन। ये भी कई बार पूछा गया, पीसीएस की ही बात कर रही हूँ मैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं चांदी का? हड़प्पा संस्कृति में।
हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको तो आपको याद ही रखना है, उसको किसी भी प्रकार से भूलना ही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? यानी कह रहा है कि कुओं के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो मिला है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने। देखिए दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने किया था किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये 1921 में की थी, ये 1921 में किए थे और ये 1922 में किए थे। ये डेट भी, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और कई बार पूछा भी गया है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? सौराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो यानी क्या पूछ रहा है इसमें? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के कौन थे? हैं ये सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन थे? तो किसकी आकृति मिली मोहर पे? तो वो कौन है? बैल है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संध्या सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से है। ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। ये भी पूछा गया, याद रखेगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। तो देखिए जो नहीं हुए हैं वह वहां से भी क्वेश्चन बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी हमने पहले देखा है, वो है लोहा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल में। इंपॉर्टेंट है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग मतलब क्या होता है कि हमारे जो साक्ष्य हैं, यानी साक्ष्य हैं वो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक युग से है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें तो मिले हुए हैं, हमें लिपि तो मिली हुई है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों, जो आर्य आए थे, उनसे पहले रखे जाने का कारक क्या है? मृदभांड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। देखिए वैदिक सभ्यता थी, ये हमारी ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पर क्या पाए गए हैं? बर्तन है, जेवर है, हथियार है, औजार है। तो इससे क्या पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवास के स्रोत क्या है, मूल स्रोत क्या है? तो इन सबसे पता लगाया गया है वो कैसे रहते थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? अभी हमने देखा था हड़प्पा संस्कृति में ही। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। अभी हमने इसको देखा था, पहले मिल गया था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से है। कई बार पूछा गया, आप देख रहे हैं इसमें कितनी बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, कई बार पूछा गया है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए, तो वो सब तक क्या था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब आइए देखते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता का जो हमारा काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल, ये पूर्व वैदिक काल है या ऋग वैदिक संस्कृति बोलते हैं। अगर उत्तर वैदिक संस्कृति की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन एक बार पीछे में भी पूछा गया है। तो श्रेष्ठ या कुलीन, क्या बोलते हैं उनको? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू नहीं था।
उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शूल सूत्र है। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? शूल सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। यानी वो कह रहा है कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, आप लोग सभी जानते हैं। भारत के राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। इनका जो जीवन था पशु पे आधारित, यानी पशुपालन पे आधारित था, याद ध्यान में रखिएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सामवेद। सामवेद सा से संगीत, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए लेकिन जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद में इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, लेकिन जो सामवेद होता है उसमें गायन यानी कि इसमें संगीत किया जाता है। अब आइए देखते हैं लोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पीसेस की बात करें, कई बार पूछा गया है, तो ये अभी ही याद कर लीजिए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। सांख्य के कपिल। कई बार मैं आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको यही ही याद हो जाए। आप एक बार अगर वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, आपको दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। न्याय कौन करते हैं? गौतम करते हैं। चरवाक मतलब चरवाक दर्शन के चरवाक की प्रवर्तक है। योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा मतलब जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायण। वैसे कणाद या मुनि। ठीक है, कणाद या मुनि, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। जो शूद्र का उल्लेख है वो 10वें मंडल में मिलता है, और ये नया मंडल है। 2 से जो 7 मंडल है ये पुराना मंडल यानी ओल्ड मंडल है, और जो हमारा 10वां मंडल है ये नया मंडल है, आप ध्यान में रखिएगा। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों की तो क्या कहते हैं? होत कहते हैं। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? 10,580 हैं। ये याद रखिएगा, कितनी सूक्तियाँ हैं, कितने मंडल हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? 250 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200, यानी कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए सबसे ज्यादा है 250, ठीक है, 250, और फिर इसके बाद अग्नि का नंबर आता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, कई बार पूछा गया है। त्रयी नाम क्या है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। त्रयी नाम किनका है? 3 वेदों का नाम है। देखिए त्रयी नाम के 3 वेद कौन से हो गए? एक हमारा हो गया है ऋग्वेद हो गया है, कौन सा हो गया है? एक ऋग्वेद हो गया है, एक यजुर्वेद हो गया है, और एक सामवेद हो गया। इनको क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं, वेद त्रयी या त्रयी बोलते हैं। लेकिन जो अथर्ववेद होते हैं वे इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा। कि इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो वर्ण शब्द किसमें आते हैं? तो वर्ण शब्द का उल्लेख किसे मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अभी हमने देखा था जैमिनी है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, कई बार पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में है, इंपॉर्टेंट है ये, अभी एग्जाम में जो पेट हुआ था वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद में, याद रखिएगा। जो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषद से ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि उपनिषद में क्या होता है? दर्शन होते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में, इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ध्यान रखिएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? प्रकृति से है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वो है इंद्र है। सूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। जो सूल सूत्र हैं वो किससे संबंधित है? ज्यामिति है। अभी हमने देखा था पहले जो सूल सूत्र था वहां पे भी वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग मानता है, तो इसमें क्या है? तो सूल सूत्र में क्या है? अभी किससे संबंधित है? तो ये ज्यामिति से है, ठीक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? वो है ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध सोम क्या है? सोम क्या बोलते हैं? अमृत। सोम क्या बोलते हैं? अमृत।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो वो है परुशड़ी, परुशड़ी अर्थात रावी नदी के किनारे लड़ा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परुशड़ी का जो है वो अब जो नदी है उनका वो प्राचीन नाम क्या है? मतलब प्राचीन नाम उसको क्या है? जो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुशड़ी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कहने मतलब यही है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। तो ध्यान में रखिएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो वो है के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो कठोपनिषद में है। वैदिक नदी कुभा, जिसको क्या बोलते हैं? काबुल। कुभा, वैदिक नदी कुभा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुभा कुभा कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन, अभी मैं देखा था जो सांख्य है कपिल है, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है वो सांख्य दर्शन किसकी है? कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो वो है धर्मशास्त्र के काल में। अब आइए हम लोग गायत्री मंत्र, इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का। और कौन से मंडल में? तीसरे मंडल के, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो निष्क किसके लिए यूज होता था? स्वर्ण आभूषण के लिए, याद रखिएगा। अब आइए निष्क देखते हैं हम लोग। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? हमने देखा पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें हमने देखा था पहले दर्शन पर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः है प्रकृति पूजा और यज्ञ है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये है चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यज्ञ है यजुर्वेद से है। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? जो वैदिक युगीन जो सभ्यता थी वो थी मंत्री परिषद वाली है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। क्या थी? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? हम जानते हैं ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वो है सांख्य है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत क्या है? सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस काल में? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई है? तो वो कौन सी है? लुहार गिरी है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन से? पाणिनि है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। अगर पवित्र नदी की बात आए तो सरस्वती बोला गया है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है तो आप क्या बताएंगे? सिंधु नदी का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं। देखिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। पूछा गया है ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो अभी हमने बताया था शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में ही आई थी। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है क्या है? कौन सा है वो? सामवेद है, ध्यान में रखिएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीभूत का वर्णन है? तो वो कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। मैजिकल चार्म और स्पेल्स किसमें है? अथर्ववेद में इंपॉर्टेंट है, तभी ये वेद त्रयी में नहीं आता है। वेद त्रयी में ये नहीं आता है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। किसको इंगित करता है? नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक? तभी में देखा था कुभा या क्रमो। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? यजुर्वेद। देखिए, एक बार आपको बता दे रहे हैं, जो हमारा ऋग्वेद है वहाँ पे हमारा ऋग्वेद जो है वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण होता है, लेकिन जो हमारा सामवेद है वहाँ पे संगीत को देते हैं प्राथमिकता। लेकिन जो अगर हमारा यजुर्वेद है तो वहाँ पे गद और पद में रचित होता है। और लेकिन जो हमारा अथर्ववेद होता है, अभी हमने देखा था अथर्ववेद में जादू टोना ये सब उसमें किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है।
उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो कौन सा है? कौन था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अब आइए देखिए, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बौद्ध धर्म व जैन धर्म। अब आइए देखते हैं हम लोग बौद्ध और जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है तो वो है जातक कथा। बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं की में किसमें कहा गया? जातक कथा है वो। त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ किनका है? बौद्धों का है। कई बार पूछा गया है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कई बार पूछा गया है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप है। याद रखिएगा। देखिए जो बौद्ध संगीति है वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक हैं। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? इंपॉर्टेंट है, राजगृह में है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है अष्टांगिक मार्ग। इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्नो और राजा मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन है। ये भी एग्जाम में आया था, पीसीएस 2023 के में ही आया था। कल मैं पीसीएस 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ है। तो अगर आपको PYQ देखना है तो एक बार बहुत ही कम टाइम में मैंने उसको खत्म करने की कोशिश की है। एक बार आपको थॉरली जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि PYQ कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें PYQ का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। और मैंने आपको वो भी उसमें बताया था कि आपको क्या करना है। मैंने बताया था उसमें जितना भी इन्वायरमेंट से सारे क्वेश्चन PYQ के आए थे। साइंस की एक दो को छोड़ करके भी सारे PYQ के आए थे। ज्योग्राफी से हमें मिले थे और हमें कुछ उससे भी मिले थे, हमारे हिस्ट्री से मिले थे। इन्हें आपको दिखाया था हमने कम से कम 40 के लगभग मैंने बताया था। 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमने PYQ से ही आपको मैंने बताया हुआ था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। बहुत होते हैं अपने आप में, तो आपको मैंने बताया था PYQ की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आइए देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो वो है पद्मपाणि है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। सही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये दोनों विश्वास करते हैं किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। लेकिन जो है आत्मा में क्वेश्चन आया था, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, इसमें भरोसा नहीं करते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो वो है कुंडलवन, कश्मीर में। पूछा गया है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये है पाटलिपुत्र में। आपने अभी तक सारा कुछ सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ही लिया होगा, बस आपको एक बार क्विक रिवीजन करना है। यानी कि आपको कहीं भी लगे कि हमारा ये सेगमेंट छूट रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये 1 लाइनर दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जब पूछा गया है तो आपको रिकॉलिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। अब आइए देखिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। हाथी बुद्ध के घर में आने के प्रतीक है। कमल जमने का प्रतीक है। सांड यवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग, यानी घोड़ा से मतलब लोग जाते हैं तो ऐसा आप समझ सकते हैं, ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल के नीचे क्या, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान का प्रतीक है, जिसको पीपल को वृक्ष को बोधि सत्व बोलते हैं। ठीक है, बोधि सत्व बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, जहाँ पर जो स्तूप हमें दिखे तो वहाँ पर मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, कि सबसे पहले जब घर से निकले थे तो फिर इनसे ही मिले हुए थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? बूढ़ा पर्सन देखे थे उन्होंने, रोगी को देखे थे, लाश से देखे थे, सन्यासी से देखे थे। और सन्यासी को बहुत देख कर ही इनका मन सन्यास की तरफ, यानी कि बहुत सन्यास लेने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ गया था, इनको देखकर ही। क्योंकि सन्यासी जो थे बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित थी, यहीं से इनको प्रेरणा मिली है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, याद रखिएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो है सांची में है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? कई बार पूछा गया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो अशोक है। देखिए, जो बौद्ध संगीत समिति है ये 4 हैं। एक मिनट आपको बता देना कितने हैं। ये है 4 है, ये 4 बौद्ध संगीत समिति हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा टिक लगाया था, राव पाक, यानी कि देखिए राव पाक
4 बौद्ध संगीत के कहाँ पे स्थान है उसका नाम। राव मतलब राजगृह हो गया, राजगृह हो गया, यानी कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, राजगृह में है। वास्य मतलब वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, वैशाली में है, वैशाली में। तृतीय हमारी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में अशोक के थ्रू की गई थी। और चौथी हमारी कहाँ हुई थी, कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा राव पाक। अगर आप ऐसे, क्योंकि कई बार होता है ना, हमें कंफ्यूजन याद तो रहता है बट हम वहाँ पर रिकॉल ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं। तो हमने क्या बोला, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण मिला है, तो वो है अशोक है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, पाली में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र से। देखिए अध्यक्षता से भी क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो वो है बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे, तो वो है किसके शासनकाल में, बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ बोलिए, या कभी कभी पूछ लिया जाता है ऋषिपत्तनम, सारनाथ को ही बोलते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, उन्हीं की मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। कहाँ पे दिया गया था इनको ज्ञान, वैशाली में दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो पहली महिला है उनको जो बौद्ध धर्म ग्रहण की थी कहाँ पे दिया गया, कौन से स्थान है, तो वैशाली है, ध्यान में रखिएगा। अब किसके कहने पे, उनके जो प्रीशिष्य आनंद के कहने पर, ठीक है। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जहाँ तक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का भी हमने देखा था कि इसमें बौद्धों के पुनर्जन्म और उनके बारे में इनको बोला गया है, कहा गया है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाया गया था, धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि इनका जो प्रवचन दिए हैं तो उनको क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्णों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, महिला एवं और शूद्र है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा बिछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, गौतम बुद्ध द्वारा बिछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, कपिल वस्तु में की गई थी, ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है, शून्यवादी को नागार्जुन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, अशोक में। सांची क्यों विख्यात है, सब क्यों विख्यात, क्योंकि वहां पे ही सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सांची जो हमारा है। सांची कहाँ पे है बताइए। किस भाषा का प्रयोग, सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा स्तूप वही है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, पाली, ठीक है, पाली किया गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो वो इंपॉर्टेंट था, बौद्ध धर्म जैन धर्म के। तो जैन धर्म के जो हमारे 24वें तीर्थंकर कौन है, वो है महावीर स्वामी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो और इनका प्रतीक क्या है, सिंह है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक, हो सकता है आगे हमें मिले। देखते महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। किसे किसी एशिया की ज्योति पुंज या रोशनी कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण से उनका में जाना जाता है, उनका गृह त्याग में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, कोली वंश से है। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक के अभिलेख से ही जानकारी हमें मिलती है, कई बार पूछा गया है, ये भी थोड़ा बुद्ध के बारे में ही है। देखिए, मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी दी गई। जो अशोक ने क्या किया था, यहाँ पे कर नहीं लेते थे, वहाँ पे छूट दे दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो हमने कई बार देखा है, कहाँ पे दिया था, सारनाथ या ऋषिपत्तनम में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपन्यास दिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में, इसे हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, महावीर का जन्म किस, अब हम किसमें कर रहे हैं, ये जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, जैन धर्म के बारे में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो वो है जांत्रिक। महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावा। महावीर की जो मृत्यु हुई थी, पावापुरी में मृत्यु हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, और इनका प्रतीक क्या था, कई बार पूछा गया है, इनका प्रतीक बैल है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो ये 24 हुए हैं, अभी मैं देखा था। 24 तीर्थंकर कौन है, वो है महावीर है, बताया अभी मैंने आपको। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है, सार्वभौमिक सदस्य हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जो हमारा जैन धर्म का जैन जो समुदाय है उनका विभाजन हुआ था, एक हमारे श्वेतांबर थे, एक हमारे दिगंबर थे। तो इसमें पूछ रहे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है, स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र है।
जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में क्या जोड़ा था, तो वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। यानी कि जो पार्श्वनाथ ने चार महाव्रत बताए थे, तो उसमें जो ब्रह्मचर्य था वो किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे, उनके ही दामाद जमाली ही थे, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, तो वो कौन सा धर्म है, जैन धर्म है, याद रखिएगा। दिलवाड़े के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्यों या सोलंकियों ने, और किस ये जैन मंदिरों से ही संबंधित है, याद रखिएगा, चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाया, 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, तो जो कल्प सूत्र के रचयिता है वो है भद्रबाहु। कौन है, भद्रबाहु है। अनेकांतवाद किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत के हैं। महान धार्मिक घटना, महामस्तक का भी विषेक, थोड़ा सा टफ वर्ड है बट कोई नहीं, एक दो बार पढ़िए। किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है, तो बाहुबली में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। दूसरा हमारा कहाँ, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र हुआ था, जो कि बिहार में है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, वल्लभी, जो कि गुजरात में है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो जैन साहित्य का जो है हमारा संकलन प्राकृत व अर्धमग्नी में। बौद्ध साहित्य का किस में था, तो वो है पाली भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो उनके चचेरे भाई देवदत्त, ये थोड़ा सा बुद्ध के बारे में आ गया था, ठीक है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किसमें, केवल वासुदेव से। जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है किसे संदर्भित है, तो वो है केवल वासुदेव से है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मक्खली गोशाल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंद यूनानी का योगदान अत्यधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, सातोतों ने की थी। प्राचीनतम विद्यालय कौन सा था, नालंदा, ठीक है, नालंदा था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे अभी तक हमने कितने सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं। देखिए हड़प्पा, कौन कौन से टॉपिक खत्म कर लिए, हड़प्पा सभ्यता खत्म कर लिए, वैदिक सभ्यता खत्म कर लिए, बौद्ध धर्म खत्म कर लिए, ठीक है, बौद्ध व जैन धर्म खत्म कर लिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में महाजनपद काल। क्या आ जाएंगे, महाजनपद काल में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन के प्राचीन नाम था क्या था, अवंतिका, कई बार पूछा गया है। नंद वंश के संस्थापक कौन था, महापद नंद, ये भी पूछा गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है, ईरानियों द्वारा किया गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, ईरानियों द्वारा किया गया है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है 326 ईसा पूर्व में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, उदयन ने। ये भी पीछे में पूछा गया है क्वेश्चन। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये 326 में आक्रमण किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, 323 में मृत्यु हुई थी, और 326 में इन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण की थी। ईसा पूर्व की बात कर रही हूँ, ठीक है, आप इसी में समझ लेना। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं के किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, तो वो है झेलम नदी किनारे, याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि सिकंदर और पूर्व पेरस के सेनाओं के बीच किस नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था, तो झेलम नदी पे है। किस प्रकार के मृदभान पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो वो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन थे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ये राजगृह या गिरिव्रज, ठीक है, राजगृह व गिरिव्रज है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है, अभी हमने देखा था उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ पे है, अगुंतर निकाय। देखिए जो जैन धर्म है वो जैन धर्म में जो हमारा 16 जनपद को लेकर वो भगवती सूत्र में कहाँ पे है, वो है भगवती सूत्र में। जैन धर्म में जो हमारा दिया है तो भगवती सूत्र में दिया है, लेकिन जो हमारा बौद्ध धर्म में दिया है अगुंतर निकाय के दिया है, याद रखिएगा, दोनों से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, ठीक है, क्वेश्चन बने हुए हैं। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो वो है घनानंद। सिकंदर महान के समय कौन सा था, घनानंद है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी, मैंने शायद नदी पढ़ा, किस सदी में हुआ था, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था, तो वो है नंद वंश का था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था, मगध ही था।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा थे? तो घना नंद थे। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन से थे? तो कौन से थे? आप क्या बताएंगे? घना नंद थे। यही उन्हें घनानंद के ही समय कौन थे? सिकंदर की के समकालीन माना जाता है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों मृतलों का मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई है। कहाँ पे खोदी गई है? यानी कि अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कहाँ से? कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो किसने किया था? डेरियस ने किया था। कौन सा ईरानी है? यानी पहला ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था, वो है डेरियस ने। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया है? तो वो कौन है? अजातशत्रु है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? वो है शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है, महाजनपदों का उल्लेख करता है? वो है अंगुत्तर निकाय। अभी हमने आपको बताया था पहले। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? वो है लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का पूछा गया है? तो वो है अर्धचंद्राकार। जो प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर है, नगर विन्यास है, वो किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है। बृहद्रथ है। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया क्या क्या कहा जाता है? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। देखिए हमने बताया था कि 2 जैन समितियां हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, जिनके अध्यक्ष स्थूलभद्र हैं, और वल्लभी गुजरात में हुए थे, जिनके अध्यक्ष देवाद्री क्षमा श्रवण है। कौन उनके अध्यक्ष? देवाद्री क्षमा श्रवण है। जो प्रथम जैन संगति हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी, और जो द्वितीय वल्लभी हुई थी 1512 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? देवाद्री क्षमा श्रवण है। अब देखिए ने बताया था कि बहुत संगतियां इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। देखिए बताते मैंने आपको बता रही हूँ आपको बहुत संगतियां। देखिए इसमें 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और 383 से 100 साल डिफरेंट में हुआ था। फिर 251 ईसा पूर्व में हुई थी, फिर प्रथम सदी ईसा पूर्व में हुई थी। जो हमने बताया था राव पाक बताया था, राव पाक अभी मैंने बताया था ना आपको। अभी आपको मैं ट्रिक बताया, राव से मतलब क्या हो गया राजगिरी में, वा मतलब वैशाली, पास मतलब पाटलिपुत्र, का मतलब कुंडल। कि ये हमारे चारों बौद्ध संगीति के हमारे क्या स्थान है। जो हमारा प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। किसके शासक में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासक काल में हुआ था। और किसने अध्यक्षता की थी? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। दूसरा जो हमारा वो तो वैशाली में हुआ था। वैशाली मतलब कालाशोक, वैशाली शोक, सा इसमें आता, सो इसमें आता। आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके कौन अध्यक्ष है? सर्वकामनी। वैशाली सा इसमें आता, सर्वकामनी आता है। पाटलिपुत्र में जानते हैं अशोक है, तो मोगलीपुत्र तीस है। मोगलीपुत्र तीस है। कनिष्क का से कुंडलवन, और ये कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। तो किसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र ने। तो ये सब आपको अभी ही याद हो गया होगा। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग महाजनपद और उनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मगध की राजधानी क्या कौन सी है? राजगिरी या राजगीर? मगध की राजधानी कौन सी है? तो राजगिरी, या आप क्या बोलेंगे? मगध की राजधानी कौन सी है? तो राजगिरी या राजगीर। अंग कौन है? चंपा। अंग में चंपा। काशी आप जानते हैं, वाराणसी या बनारस। वज्जी या वैशाली। वैशाली या विदेह मिथिला। कई बार पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। कौशल सा आता है तो श्रावस्ती। कुरु जानते हैं, इंद्रप्रस्थ। चेदी शक्तिमती। मल आप जानते हैं कुछ नगर में पावा, यहीं पे उनका वो हुआ था, मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध का, महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं। अस्मक क्या है? पोतन या पौधन्य। वत्स आप जानते हैं कौसंबी या कोशम। पंचाल अहिचित्र या काम्पिल्य। मत्स्य मतलब बड़ी होती है, तो विराटनगर जयपुर। मत्स्य कहाँ है? विराटनगर या जयपुर। अवंती कई बार पूछा गया है, उज्जैनी या महिष्मती। अवंती उज्जैनी या महिष्मती। गंधार क्या है? गंधार तक्षशिला व पुष्पकलावती। गंधार मतलब बहुत ज्यादा गंध किसकी है? पुष्पकलावती की, ऐसे समझ सकते हैं। सूरसेन कहाँ से निकला है? सूरसेन मथुरा। कंबोज कहाँ है? राजपुर में है। ठीक, तो ये सब 16 महाजनपद है, और इसकी राजधानी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है। तो अब आइए नेक्स्ट हम टॉपिक में मौर्य काल। जो मौर्य काल का हमारा है क्या है पीरियड, ये है 322 ईसा पूर्व से 185। 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़ है। अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का जो उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? कई बार पूछा गया है, विशाखा दत्त है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी है? तो मौर्य सम्राट अशोक है। देव नाम प्रियदर्शी आप समझ सकते हैं कौन है। कई बार पूछा गया है, आपको मिलान के रूप में भी आपको मिले हैं, तो कौन से हैं? तो मौर्य सम्राट अशोक है।
कौटिल्य जिसको चाणक्य बोलते हैं, किसका प्रधानमंत्री था? आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया है? कलिंग विजय के बाद यानी कलिंग जब जीत लिए थे तो अशोक ने किस धर्म को अंकित किया है? वो है बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो चाणक्य, सभी जानते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वो है बौद्ध धर्म है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो है कारावाकी था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है या प्रयोग किया है? तो वो है मागधी है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? बिंदुसार। यानी कि आप देख रहे हैं इससे कार्यकाल पहले क्या आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ था? बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद कौन आए थे? अशोक। बिंदुसार के पुत्र कौन? अशोक। तो अशोक को कहाँ भेजे थे विद्रोहों को कुचलने के लिए? तो वहाँ पे तक्षशिला में भेजे थे। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? वो है 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो वो है राजनीतिक। अर्थशास्त्र आप मत समझ लीजिएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं, वो राजनीतिक नीतियां संबंधित है। कौटिल्य की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, कौटिल्य जो लिखा था, जो चाणक्य ने लिखा था। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, वो थोड़ा सा इसके विशेषता क्षेत्र रह गए थे। वैसे 6 से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दे रही हूँ, एक बार पढ़ देख लीजिए। देखिए क्षेत्र से बस आपको महाजनपद और उसकी राजधानी ही बोल से क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं। विशेषता या क्षेत्र से तो क्वेश्चन हमें नहीं मिला। आपको हमने बताया था मगध हमारा कहाँ है, तो राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना और बिहार में है, अभी ने बताया है। आधुनिक अंक कहाँ है? चंपा है। तो आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में। चंपा कहाँ पे है? आधुनिक बिहार के भागलपुर मुंगेर जिले में। काशी वाराणसी में आप पता है शिल्प व्यापार व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश में वज्जी यानी वैशाली विदेह मिथिला, ये कहाँ है? विश्व के प्राचीनतम गणराज्य के जन्मदाता या 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा बिहार में। वज्जी हमारी वैशाली विदेह मिथिला। कौशल हमारे जानते हैं हम कहाँ? उत्तर प्रदेश के हैं, जो अयोध्या श्रावस्ती का है, जो इस समय फैजाबाद बोलते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ व हस्तिनापुर के आसपास क्षेत्र कहाँ पे? दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। चेदी शक्तिमती क्या? बुंदेलखंड उनके आसपास का भाग उत्तर प्रदेश में है। मल यानी कुशीनगर हमारा देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है। अस्मक या पौधन या पोतन या गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद अस्मक क्या है? गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। वस कौसंबी है। प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। पंचाल अहिचित्र या कंपिल रुहेलखंड के पास बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। मत्स्य मतलब विराटनगर जयपुर तो राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र है। अवंती उज्जैनी या महिष्मती तो आप जानते हैं अमालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। गंधार तहसीला या पुष्प कलावती आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। शूरसेन जान है मथुरा का मथुरा उत्तर प्रदेश में। कम्बोज हमारा राजपुर में है। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में। ये कहाँ पे है? कम्बोज राजपुर में है। तो रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र में पाकिस्तान। देखिए अभी हमें कहाँ पे एक नया मिला है, तो जो कम्बोज है राजपुर में है, तो ये हमारा पाकिस्तान के पेशावर मिला है। और एक हमने बोला कि गोदावरी एक तटवर्ती प्रदेश यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? अस्मक। बस यहीं से है। अब क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग सांची के स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, आप सभी जानते हैं। और आइए देखते हैं डिटेल में। सांची के स्तूप के निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो आजयुके ने, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या पूछ रहा है इसमें? बराबर जो गया जिले में है उनकी गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसने किया था? आजीविकों ने, ठीक। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन से स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाभरू स्तंभ है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो मौर्य, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वो है किसके ग्रंथ में हुआ था? तो वो विशाखा दत्त के ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो कौन है? इंडिका। वो किसने लिखा था? अभी मैं देखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। देखते हैं हम लोग। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? प्राकृत। क्या है? प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्यों के द्वारा स्थापित किया गया है। चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाने जाते हैं? विष्णुगुप्त। इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? मित्र है। ये भी पीसीएस की ही क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो वो आया था बिंदुसार के शासनकाल में। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं।
कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, किसका था कुलंदी बाग? पाटलिपुत्र का था। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो किसने की है? अशोक ने। किसने? सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि पर आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, क्योंकि इसका क्या प्रमाण हमें मिलता है? तो देवनाम प्रिय की उपाधि नहीं। अशोक की शैलियों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कब पढ़ा था? यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और इनकी लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। इसे 3 क्वेश्चन बने हैं, देखिए यहाँ पे से। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखनी जो ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, अभी बताया था भाबरू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। फिर से क्वेश्चन आ गया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक के एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? कालसी में। सांची की स्तूप किसने बताया था? अभी ने पढ़ा था, अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन थे? जिसने? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म अपनाए थे, लेकिन जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म अपनाए थे। ये फिर जाके कर्नाटक में ही श्रवणबेलगोला में ही इन्होंने क्या कर लिया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ पे तपस्या करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी। संलेखना विधि उसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो वो है 13वीं, ठीक। कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कलिंग का युद्ध। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अभी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आए थे। जो इनकी पत्नी थी हेलेना के जो पिता थे, इन्होंने भेजा था इनको राजदूत बना करके मेगास्थनीज को, ठीक, इनके ही दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में सेल्यूकस को पराजित किए थे। भारतीय लिखने की एक कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते किसकी है? किसने कहा था? ये मेगास्थनीज की है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष है। अशोक के समकालीन तुर्मे राजा कहाँ का था? अशोक के समकालीन तुर्मे राजा कहाँ का था? मिस्र का था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? वो है 15 है। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? कलिंग को कब जीता था? 261 ही ईस्वी में पूछा गया है। तो ये डेट याद रखिएगा, कलिंग को जीता है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने क्या किया? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ठीक। भेरी गोस की जगह धर्म की नीति अपनाई थी। ये भी इनके लिए इन्हीं की है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें कौन सा शामिल है? दूसरा और 13वां। जो अशोक के शिलालेख हैं संगम राज्य के बारे में कौन सा बताते हैं हमें? दूसरा और 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा था? अपने पुत्र और बेटे को, पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा को ही भेजे थे। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी जो भी पाकिस्तान से है प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी। यही दो हमारे अपवाद है, इंपॉर्टेंट भी है। जो अशोक के मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो अभिलेख हैं ये खरोष्ठी भाषा में है, नहीं तो और सब कौन सी? ब्राह्मी भाषा में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और दोनों के उल्लेख में मिलता है। अब आइए मौर्योत्तर काल, जो कि 1885 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। इसमें 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था उसमें? मौर्य काल में तो बृहद्रथ की हत्या कर किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी और फिर इसी से ही शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश की स्थापना होती है, यानी कि मौर्य काल के बाद क्या आता है? शुंग वंश आता है, ध्यान में रखिएगा। फिर क्या आता है? फिर इसके बाद शुंग वंश के बाद क्या आता है? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। वासुदेव जो क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। तो वासुदेव ही हमारे कण कण में रहते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन? सातवाहन शासक सीमुख है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। भारत का पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा क्या किया गया है? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया है? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया है? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? कडफिसस सेकंड ने की थी।
किस कुषाण शासक ने, देखिए गुप्त काल में ही हमारे क्या है स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी, तो किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, तो कडफिसेस ने। कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है, तो वो है कौन है, शकु है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो वो है वास्तुकला का। भारत में प्रथम बार सैनिक शासक किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया है, तो सैनिक शासन किसके व्यवहार में लाया गया है, वो है ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व सदी दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था कहाँ का, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया ठीक ऐसे। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था, वो है तमिलों और चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया है, मौर्यों के अधीन है। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, तो वो है कनिष्क है। वो महानतम कुषाण नेता कौन था, वो है जो बौद्ध बन गया है, तो वो है कनिष्क। वो कुषाण नेता ही है जो बौद्ध बन गया, वो है कनिष्क, याद रखिएगा कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है, भारत ग्रीक, जिसको बोलते हैं यूनानी शैली, याद रखिएगा। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी, वो है कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सिक्के चलाए थे, नियमित रूप से सिक्के चलाए थे, वो है कुषाणों ने ही। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, वो मौर्यों के बाद ये बात हो रही है, तो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, कुषाण काल में ही बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, कर्ण वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पेन चाओ ने। देखिए सबसे पहले हम देखिए मौर्य काल, ऐसे थोड़ा सा क्रम आपको आ सकता है कि आप बताइए क्रम के अनुसार क्या, तो सब मौर्य आया था, ठीक है। मौर्य काल के बाद शुंग वंश आया था, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आया था, ठीक है, सातवाहन वंश आया था, ठीक। सातवाहन के बाद फिर एक कुषाण लोग आए थे, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ और कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन से, आप ध्यान में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने किया था, कुषाणों ने। यानी उत्तर हो या उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किया था, कुषाणों ने। और सर्वाधिक नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, कुषाणों ने किए थे। और कुषाण में कौन से थे, कडफिसेस सेकंड थे, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, 57 ईसा पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं, गंधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधार। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, पेशावर। पेशावर ही पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो कनिष्क के। चरक किसके राज चिकित्सक थे, वो कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का इस कारण क्या है, गंधार कला है। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है, गंधार कला है। वहाँ पे गंधार कला है, इसलिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, तो वो है किस संग्रहालय, कौन संग्रहालय है, वो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की है, तो वो कौन है, सातवाहन। सातवाहन ने क्या किया है, मतलब ये प्रारंभ किया है, जो ब्राह्मण है और जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं उनको करमुक्त, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये प्रारंभ किसने की थी, तो ये सातवाहनों ने ही प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए, भारतीय रंगमंच में यौनिका क्या बोलते हैं, पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, तो यूनानियों ने ही किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं सिल्क रूट, किसने आरंभ कराया था, कनिष्क ने कराया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था शक संवत में, तो 78 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहीं पर बताइए शक संवत तो हमारा 78 ईसा पूर्व में है, वही विक्रम संवत कम है तो 57। आप एक से या दो से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको याद रहेंगी चीजें, नहीं भूल पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे बहुत जल्दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पे है, भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से ही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक कौन था, खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो बुद्ध का कनिष्क थे, वो अपने सिक्कों पर बुद्ध का चित्र बनवाए हुए थे, ठीक। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, तो वो है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, 81 ईसा पूर्व। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि क्या है, 81 ईसा पूर्व में। अश्वघोष किसका समकालीन था, अश्वघोष किसका समकालीन था, कनिष्क का था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में ही है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं, गंधार शैली कहते हैं।
सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? अमरावती में है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो वो कौन सी है? मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था। तो ये था हमारा कौन सा काल? मौर्य काल का। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संगम काल। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? उदयपुर था। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तोलकप्पियम पूछा गया। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण और काव्य से। जो तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित किससे है? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का जो संकलन कुरल किस भाषा में है? वो तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया है? वो है पांडे है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन सा था जिसने कन्नगी पत्नी के मंदिर निर्माण कराया था? वो है सेन गुट्टुवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन सा था जिसने कड्डगी, थोड़ा सा कठिन वर्ड है कट्टगी, जिसको पत्तनी बोलते हैं, कि भारत के मंदिर निर्माण करवाया था किसने? सेन गुट्टुवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम, जो तमिल भाषा है उसमें शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म में। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो कौन सी है संगम युगीन व्याकरण रचना? तो तोलकप्पियम। कौन से हैं? तोलकप्पियम। मुजिरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह? पूछा गया है चेर। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? स्कंद एवं कार्तिकेय। हो सकता है आपको ये जो सेगमेंट है बोरिंग लग रहा हो, लेकिन क्या करें, इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आइए देखते हैं हम लोग संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वो हैं प्रयुक्त होते थे, वो है राजा के लिए। कौन को मन्नत। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसको? शिल्पाधिकारम को। तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर था। चेर वंश का जो शासन था किस क्षेत्र पर था? केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? सेनगुट्टुवन। जो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? सेनगुट्टुवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? करिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदययूर। तोलकप्पियम की रचना किसने की थी? तोलकप्पियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का जो गौरव ग्रंथ कौन सा है? जीवक चिंतामणि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, कौन सा है? संबंधित किससे? जैन धर्म से है। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो पांडे शानरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलाई को कहा जाता है। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो वो है स्कंद या कार्तिकेय। जो प्राचीनतम जो तमिल देवता कौन है? मुरुगन। तमिल में बोलते हैं ना, कोई पिक्चर देखते हैं, अरे मुरुगन, अरे भगवान, तो भगवान को क्या बोलते हैं? मुरुगन। तो ऐसे कुछ चीज रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा और आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो किस देवता के सदृश हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय। मुरुगन किसके सदृश हैं? स्कंद और कार्तिकेय। संगमों का आयोजन प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्यार ने की थी। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटुपुरम अलवई में हुआ था। इसकी भी अगस्त्यार यानी अगस्त ऋषि ने की थी। तृतीय संगम भी हमारे कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था, नक्की रन ने। देखिए क्या प्रथम और तृतीय कहाँ पे हुआ था संगम? ये हुआ था मदुरई में। लेकिन जो द्वितीय हुआ था कपाटपुरम में, और जो पहला और दूसरे की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त मुनि अगस्त्यार, और तीसरे में नक्कीरार। थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। गुप्त काल क्या आता है? 1319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन सा था? श्री गुप्त था। गुप्त काल का संस्थापक कौन सा था? श्री गुप्त थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त थे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो है आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान ही है। कौन है जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ? कौन है? आर्यभट्ट ने। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। उनकी दरबारी भाषा कौन सी? संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वो है स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा था? तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य से संबंधित है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा आप लोगों को भी। ये थोड़ा संगम का थोड़ा समय है, थोड़ा शायद बोरिंग लगा होगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें जो वर्ड है, बट एक या दो बार आप पढ़ेंगे ना उतना पार्ट, तो बार बार पढ़ेंगे ना तो उसको आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बने हुए, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से ही है। अजंता एलोरा कहाँ है? अब बताइए।
अजंता एल्लोरा हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो किससे संबंधित है, तो किस काल से, गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। जो कवि कालिदास है किसके हमारे राज कवि थे, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के ही राज कवि थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अजंता अजंता चित्रकारी की वस्तु विशेष किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो आज अजंता जो है किससे संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा है, नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रारंभ प्रसिद्ध हुआ था वह है नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो वो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फायहान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के ही काल में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ही आया था। भारतीय संस्कृति का स्वरयुग कौन सा था, गोल्डन उसको बोलते हैं, गुप्त काल को ही बोलते थे, मैंने पहले ही बताया था। फायहान कहाँ का निवासी था, चीन का निवासी था। सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवण सेन सेकंड किस वंश का शासक था, वाकाटक। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था, वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, तो कविराज किसको कहा, समुद्रगुप्त को, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, तो स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, तो काहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। फायान और वेनसांग किन के राज्यों को देखा गया, अभी मैंने डिस्कस किया था, जो फायान था वो चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में देखा गया, और वेनसांग हर्षवर्धन, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। धनवंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे ये धनवंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में के कौन थे, नवरत्न थे, जो कि ये कौन थे, धनवंतरी चिकित्सक हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक थी। ये धनवंतरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कौन से थे, चिकित्सा संबंधित है, याद रखिएगा, इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न थे, ठीक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च मंदिर कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, 16, 17, 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, चंद्रगुप्त सेकंड में। अमरकोश के लेखक कौन है, अमरकोश के अमर सिंह हैं, किस शासक के दरबार में जुड़े थे, चंद्रगुप्त सेकंड के। संवतगुप्त 1319 से 1320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, संवतगुप्त यानी गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, अपने राजरोहण की स्मारक के रूप में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, जब अपने उनके राजरोहण है उसकी स्मारक के रूप में किया गया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वो है गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, तो वो है गुप्त वंश की ही बात की जा रही है। दिल्ली के मेहरौली के कुअल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, चंद्रगुप्त की। दिल्ली में आप देख रहे हैं वहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, यानी कि वहाँ पे जो हमारा आप देख रहे हैं उसमें कुतुब मीनार के उसी में स्थित है प्रसिद्ध लौह स्तंभ, आपने देखा होगा, तो वो किसकी स्मृति में है, वो चंद्रगुप्त की स्मृति में बनाई गई है। कालिदास द्वारा रचित मालविका निबंध नाटक के नायक कौन है, अग्निमित्र हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है, तो वो है प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों के पुरुषों की बराबर थी, वो है गुप्त काल में। देखिए गुप्त काल में क्या था, जो स्त्रियों की जो थी तुलना पुरुषों से की जाती थी, नहीं कि स्त्री और पुरुष दोनों, मेल और फीमेल दोनों बराबर थे। लेकिन धीरे धीरे जो आगे आया गया स्त्रियों की दशा बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी, आप देखे होंगे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग, कई बार पूछा गया है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कई बार पूछा गया है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, विंसेंट स्मिथ ने है। इसमें क्या किया, समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किसने की थी, तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने की थी, ठीक। भारत की नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी, तो क्या आप बताएंगे, विंसेंट स्मिथ ने दी थी, ध्यान में रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पे है, भारत में है। वर्तमान में तक्षशिला, अभी हमने पढ़ा था कि ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा जो तक्षशिला है वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में है। अब ये किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। देवगुप्त किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, तो वो है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जिसने हुणों को पराजित किया था, वो कौन सा गुप्त सम्राट है, समुद्रगुप्त नहीं, गुप्त सम्राट कौन सा है जिसने हुणों को पराजित किया, तो वो है स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही
विजेता जाना जाता है। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वो है नगरों का क्रमिक पतन, वो है गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो वो है गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, कहाँ है? बाघ धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया है? अभी बताया था हमने 319 से 500 ईसा पूर्व में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में ही है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। कौन सा है? कुमार संभवम यूरोपीय भाषा में अनुवादित है, ठीक, प्रथम भारतीय ग्रंथ है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? इंपॉर्टेंट है, एरन अभिलेख से मिलता है। मिहिर कुल का संबंध था हूणों से है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। इन्हीं के काल में अभी हमने देखा था फायान आए थे, चीनी यात्री। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्र लिपि से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या है? स्वरूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त फर्स्ट को। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त है। कौन है? कुमार गुप्त, नालंदा के कुमार गुप्त फर्स्ट को, पूरा याद रखेगा। पुंडवर्धक भुक्ति प्रांत अवस्थित है, तो ये है किसके अवस्थित है? उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? तो वो है आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन है? रामगुप्त। कौन है? रामगुप्त है। अब आइए देखते हैं हम लोग कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वो कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। आपसे ये भी पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है रचना है? तो कालिदास की है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को माना जाता है? तो जो गणित है तो आप ध्यान ऐसे याद रख सकते हैं, वो है गुप्त काल से, गुप्त युग को माना जाता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? विष्णु है। मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो वो चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अभी हमने देखा था स्कंद गुप्त फर्स्ट ने की थी। और किस युग का है? ये है गुप्त का। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठवां भाग, उपज के छठवां भाग यानी 1/6 भाग। अब मैं देखा था। गुप्त उत्तर काल या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हमने देखा तो वेनसांग ने देखा था। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा गया है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि हैं? तो हर्षवर्धन के हैं। वेनसांग भारत के लगभग कितने साल रहा है? वेनसांग तो ये है 14 साल तक रहे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका है पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? जो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड है ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो वो है नर्मदा नदी के तट पर, नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो है कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो वो किया करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की यानी वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। तो किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में की थी। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो उस समय कौन सा था? मथुरा था, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का। नागानंद के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कहाँ पे? कन्नौज और प्रयाग में। देखिए इनकी और नागानंद रचना है और कौन सी है? रत्नावली है। कौन सी? रत्नावली है। और प्रियदर्शिका कौन सी है? प्री है। देखो प्री किसको लगती है? जो रत्न होती है, रत्न की रक्षा कौन करते हैं? नाग करते हैं। तो ये किसकी है? जिसको मिल जाता है वो हंसता है, तो हर्षवर्धन की। तो ऐसे अगर रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं। भूलने मतलब क्या होता है? जब एग्जाम में आपको दिखते हैं ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये इस नहीं होगा। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो वो है हर्षवर्धन ने। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन? अभी हमने बताया था। ये प्री क्या लगी? रत्ना लगी। रत्ना की संरक्षण कौन करता है? नाग करते हैं। तो ये किसकी है? तो हर्षवर्धन के हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या था? उन सियोकी की रचना। वेनसांग को याद करने का क्या है? सियोकी की रचना। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को कहा है। गुप्त वंश के राज के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया है? तो गुप्त वंश के ह्रास होने के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। कौन सा था? शशांक ही उस समय बंगाल का शासक था।
हर्ष के समकालीन था, कहने का मतलब यही है। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन है था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? अंतिम बौद्ध राजा वो हर्षवर्धन, यानी कहने का मतलब जो हर्षवर्धन भी थे वो भी बौद्ध धर्म अपनाए थे। हर्षचरित द्वारा किसके लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के राजकवि दरबार कौन है? बाणभट्ट, तो उन्हीं के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। हर्षचरित एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है? 634 ईस्वी। कहने मतलब शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सनी में क्या है? 556 प्लस 78 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। क्या पूछा है? एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष इतना दिया है, तो शक संवत का वर्ष इतना दिया है, तो ठीक है, तो कनिष्क ने 78 शक संवत का जो प्रचलन है 78 ईस्वी में किया था, तो इतना जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में निहित है? कल्हड़ में। कल्हड़ में, ठीक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? थानेश्वर से कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो है प्रयाग, याद रखिएगा, वो है प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका कौन? किसने रोका है? यानी कहने मतलब ये है, हर्षवर्धन चाहते थे कि हमारा दक्षिण यानी साउथ में भी हमारा वर्चस्व हो। तो जो साउथ के राजा थे चालुक्य, ये तो कौन से थे? पुलकेशिन सेकेंड, तो इन्होंने रोका था किसको? हर्षवर्धन को। आप ऐसे समझ सकते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए? रेशम के लिए। कौशेय इंपॉर्टेंट है। कौशेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक जो भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इनतु। क्या है? इनतु, फर्स्ट ऑफ है इनतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के मुसलमान था। विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद बने थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। कहाँ पे है? पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका, जोशी मठ। जोशी मठ हमारा कहाँ है? नॉर्थ में है, ठीक। द्वारिका हमारा वेस्ट में है, पश्चिम में है। पुरी हमारा ईस्ट में है, श्रृंगेरी हमारा दक्षिण में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। देखिए थोड़ा मिसलेनियस देखते हैं हम लोग। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किसने किया था? मेगास्थनीज ने। सूर्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब? यानी कहने का मतलब ये है कि महापाषाण संस्कृति जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल का जो उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि या कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया है? तो पंचतंत्र है। न्यूमिस्टिक्स क्या है? न्यूमिस्टिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं के अध्ययन क्या बोलते हैं? न्यूमिस्टिक्स बोलते हैं। न्यूमिस्टिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं के अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। न्यूमिस्टिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को बोलते हैं। इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। पूछा गया, याद रखेगा। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदी के बीच। सिंधु व झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थापित था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? चार्ल्स विल्किंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा है? कौन अंग्रेज है? तो चार्ल्स विल्किंस है। पूरा प्रसारण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन कौन से थे? वो शिकार करते थे। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ताम्र प्रसारण युग में है। स्वप्नवास वाग्दत्ता के लेखक कौन है? भास। इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो वो है मिलिंद पन्नू है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये अरिक मेरु इंपॉर्टेंट है। जो ईसा की प्रारंभिक सदियों का जो प्रारंभ है भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिक मेरु से है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का क्या प्राचीनतम रूप? तो वो है ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल था। और ठीक है, चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, चावल था। यो किस काल का था? आप लोग बताएंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है हमें रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोडको नाम से
द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था, तो वो है अरिकमेरू। यानी कहने का मतलब वो कौन सा बंदरगाह है जो पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर के भ्रमण से अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था, वो अरिकमेरू है। ठीक है, तो ये था अभी तक का हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो अगर प्राचीन भारत से अगर इतिहास आ रहा है आपको 4-5 क्वेश्चन पीसीएस में, वनडे एग्जाम में, तो आप इससे मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इतना तो हमें पता है। एक सेकंड, शायद और भी अभी नहीं खत्म हुआ। ताम्रपात्र या ताम्र पाषाण काल यानी कैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण को। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में ही है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्रशैल से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वो है खरोष्टी लिपि। ठीक, दाईं से बाईं ओर। मालती माधो के लेखक कौन है? भवभूति। मालती माधो के लेखक कौन है? भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखा दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी? तो वो है शैव धर्म के। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? जो एलिफेंटा की गुफाएं तो किससे है? शैव धर्म से है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? अभी मैंने बताया था महाराष्ट्र में ही है। किस धर्म के लिए बनाई गई? शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बना, तो राष्ट्रकूटों को जाता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है किसको? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये था अभी तक का प्राचीन भारत के इतिहास। मैंने कहा था आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर पढ़कर एक बार जाइएगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो क्वेश्चन करने की जो हमारी वो होगी, क्वेश्चन सही करने की जो कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और आपसे क्वेश्चन गलत होने की चांस ना के बराबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है।